नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। 7 बज चुके हैं और मैं उपस्थित हूं। और आज 26 अक्टूबर 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज मैं पंजाब के बहुत ही जाने माने राइटर डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला इनकी एक कहानी का वाचन करूंगा और कहानी का नाम है नया सवेरा। तो मैंने उनको अभी बस 5-7 मिनट पहले फोन किया था। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं। प्रणाम आपको भी, शुभ संध्या, सादर प्रणाम भाई। और छोटू सिंह जी प्रजापत आप भी पधारे हैं सऊदी अरब से, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि पंजाब के जो है अपने डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला जी आप जो लुधियाना में रहते हैं और सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हैं। और ये 15 देशों में मतलब वैज्ञानिक के काम के लिए मीटिंगों में ये जाते रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले मेरी इनसे बात हुई थी। तो मैंने कहा था अभी मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ और इसमें आप क्लिक कर देना। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक बार क्या फ्रीज खराब हुआ तब मैंने कंपनी में इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई और वो नंबर देखा था मैंने नेट पे गूगल पे सर्च किया और कंपनी को मैंने फोन किया। तो कंपनी वालों ने कहा भी आप ऐसा कीजिए, इस लिंक पर जो है आप 10 रुपये भेज दीजिए आप। तो वो कहने लगे 10 रुपये से भेजने से क्या होगा, 10 रुपये में कौन सा फ्रिज ठीक कर दोगे? तो शुक्ला जी ने कहा 10 रुपये में कैसे करोगे? बोले 10 रुपये आप इसमें मतलब भेज दोगे ना तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर कंपनी की ओर से आपका फ्रिज ठीक हो जाएगा। तो फिर जैसे उन्होंने वो 10 रुपये भेजे तो भेजते ही क्या हुआ, बस थोड़ी देर बाद में उनके खाते से 50,000 रुपये कट गए और फिर थोड़ी देर बाद फिर 40,000 और कट गए। यानी वो लिंक पर क्लिक करने से 90,000 रुपये कट गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके कटे हैं तो बड़ी दुखद बात है ये तो बहुत ही, क्योंकि किसी का भरोसा इस तरह टूटा है तो दुख तो होता है। देखो तो मैंने कहा चलो क्लिक मत करना। मेरा फेसबुक प्रोफाइल में अगर आप देखो और सुनो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं बाद में आपको मेरा वो दीनदयाल की चौपाल उसका आपको मैं भेज दूंगा जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, मैं चलो कोशिश करूंगा, देखूंगा। तो इतनी देर बात हुई थी, वो समय हो चुका था, ज्यादा समय था नहीं। और इससे पहले मैंने जो कहानी का वाचन जो किया था वो मैंने किताब है इंद्रधनुष कहानी माला 7, जिसमें मेरी भी कहानी छपी हुई है, नीलम राकेश जी की भी है, दर्शन सिंह आसठ जी की भी है। यानी इसमें कई जनों की कहानियां छपी हुई है। मेरे हिसाब से इंद्रधनुष के नाम से मैंने गिने नहीं कितने, लेकिन 7 रचनाकारों की इसमें मुझे रचनाएं लग रही हैं। तो उनकी मैंने कहानी का वाचन भी किया और थोड़ी बहुत जो थी होती है कई बार छपाई में त्रुटि रह जाती है, तो वो भी उसमें थी, तो उसको भी मैंने दुरुस्त किया। और अभी मैं आपके सामने कहानी का वाचन करूंगा मैं। तो कहानी का नाम है नया सवेरा। तो और बहुत ही जबरदस्त कहानी है। और मैं सोचता हूँ कि कहानी के वाचन से पहले कुछ नाम बोल दूं। और ये अपने सुरेश चंद्र सरवारा जी और श्री भगवान सैनी जी, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, और छोटू सिंह प्रजापत आप सऊदी अरब से, वैसे राजस्थान के हैं लेकिन ये सऊदी अरब में रहते हैं और अपने जुड़े हुए हैं। मेरे छोटे भाई कहें या एक तरह से पुत्र की तरह भी कह सकते हैं अपने, क्योंकि दुष्यंत की उम्र के ही है। और डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल आप पधारे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार। नीना सिंह सोलंकी जी भी पधारे हैं, प्रणाम आपको। वीरेंद्र भाटी जी से भी इच्छा हो रही है कि वहां मुंबई में मिलेंगे, क्योंकि जो ग्रुप बना हुआ है ना अनुव्रत लेखक सम्मेलन का, उसमें आप एडमिन भी है। इसमें क्या बोलते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो कोई भी सूचना देनी होती है तो मेरी जैसे बेटी की इच्छा थी, बेटी कहती है पापा मेरी भी छुट्टियां हैं, तो वहां मेरी भी इच्छा भी मैं मुंबई जाऊं, क्योंकि बेटी भी रचनाकार है। इसको अभी जो है लखनऊ से इसके एक किताब है पक्षियों के बाल गीत, उस पर पुरस्कार की घोषणा भी हुई है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र
स्मृति साहित्य पुरस्कार और 25,000 के पुरस्कार की घोषणा हुई है मानसी के नाम उस किताब के लिए। तो मैंने कहा था तुम राइटर हो, मैं पूछ लूंगा उनको और अनुमति दे देंगे तो अपने चलेंगे, क्योंकि मानसी की फ्रेंड भी रहती है, सहेली भी रहती है वहाँ। तो सहेली से भी बात हुई, तो बाद में मैंने बेटे से कहा भी मेरी टिकट बुक करवाइए तो एक मानसी की करवा दो। तो बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी वो टिकट नहीं उपलब्ध हुई। तो खैर जब जोग नहीं होता है ना, तो जैसे पंजाब में कहा होता है ना, वो दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किसी का खांदा, तो वो कोई दाना पानी का वहां का जो है ना जोग नहीं बन पा रहा है, तो फिर मानसी का जाना संभव नहीं हो रहा है। अब मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन और खूब राइटर्स वहां पहुंचेंगे, लेखक, और कई नहीं आ पा रहे हैं जिनकी बुकिंग नहीं हुई है। तो तरुण कुमार दद्दी जी भी पधारे हैं, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल आपको भी। सतीश मिश्र जी भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वीरेंद्र भाटी जी और श्री भगवान सैनी जी, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। नीना सिंह सोलंकी जी आप पधारे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब मैं इनकी कहानी का वाचन करने से पहले इनका मैं परिचय भी पढ़ूं। परिचय में आप पेशे से आप वैज्ञानिक हैं और दिल से बच्चों के राइटर। और नाम डॉक्टर फकीरचंद शुक्ला और जन्म दिनांक है 21 सितंबर 1944। और आप लुधियाना में रहते हैं और लेखन विधा में है मूल जो है ना आपकी कहानी और नाटक। इसके अलावा प्रकाशित पुस्तकों में हिंदी और पंजाबी भाषा में कहानी, नाटक, व्यंग्य, बाल साहित्य तथा स्वास्थ्य से संबंधित 60 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, 5 दर्जन से अधिक किताबें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई शुक्ला जी को। और इनको प्राप्त सम्मान में मिलेनियम अवार्ड, 11 नेशनल अवार्ड, पंजाब रत्न अवार्ड, शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड और विभिन्न राज्यों के 16 स्टेट अवार्ड, और हिंदी बाल साहित्य के लिए भी तथा पंजाबी बाल साहित्य दोनों के लिए आपको नेशनल अवार्ड आपको मिला हुआ है। और विशेष उपलब्धि ये है कि वर्ल्ड हुज हू अर्थात दुनिया की नामी गिरामी हस्तियों में भी आपका नाम शामिल है। और इसके अलावा अभी फोन पर जो बात हुई थी तो इन्होंने बातों बातों में बताया था कि उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान है उसे पिछले साल इनको बाल साहित्य का भारतीय सम्मान भी मिला था। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं फकीरचंद शुक्ला जी को, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। और इनकी इतनी प्यारी कहानी जो है ना बड़ी प्रेरणाप्रद, और ये किशोरों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। वैसे तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है, लेकिन एक किशोर अवस्था के जैसे 7वीं से लेकर और 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, वो उन बच्चों की जो एक मन स्थिति है उसके ऊपर बहुत ही एक सशक्त बाल कहानी कहूंगा। पूरी पिक्चर जो है ना उस कहानी में हमें दिख जाती है। और मैंने कहानी जो है ना उनके बात करने के तुरंत बाद मैंने कहानी पढ़ी, क्योंकि समय हो चुका था, 7 बजने वाले थे। और कहानी को पढ़ते पढ़ते मैंने थोड़ा चुटपुट जो एक प्रूफ की जो संशोधन जो करना था वो मैंने किया। फिर भी कोई त्रुटि रहे तो मैं सोचता हूँ कि मैं दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और अब मैं शुरू करता हूँ आप सबके लिए और दीनदयाल की चौपाल में इनकी डॉक्टर फकीरचंद शुक्ला की एक बाल कहानी नया सवेरा। ना जाने प्रिंसिपल साहब के शब्दों में ऐसा क्या था जिसने अंकित को झकझोर दिया था, और अंकित जैसा लापरवाह तथा शरारती लड़का भी एक बार तो सोचने पर विवश हो गया था कि पिछले वर्ष उसने जो कुछ किया था वह कहां तक उचित था। प्रिंसिपल मेहता अभी 2 माह पहले ही इस विद्यालय में प्रिंसिपल बनकर आए हैं, और इन 2 महीनों में उन्होंने बच्चों का मन मोह लिया था। उनके व्यवहार से लगता ही नहीं कि वे प्रिंसिपल होंगे। कभी कभारी हाथ में कभी डंडा उठाते हैं, बस बातों ही बातों में ऐसा शर्मिंदा कर देते हैं कि नालायक से नालायक विद्यार्थी भी पढ़ने को उत्सुक हो उठता है। प्रिंसिपल साहब के भाषण के शब्द अब भी अंकित के कानों में गूंज रहे हैं, और शायद इसी का प्रभाव था कि वह रात भर न जाने कब तक सोचता रहा था। बनारसी दास सर का चेहरा याद आते ही अंकित का मन डर के मारे कांप उठता है, और शायद बनारसी दास सर का ही दिया हुआ होमवर्क ही अंकित करके लाया करता था। अन्य अध्यापकों की तो उसे कोई परवाह नहीं थी। बनारसी दास सर भौतिक विज्ञान
पढ़ाते हैं। उन दिनों अंकित के दिल्ली वाले चाचा जी आए हुए थे, जिसके कारण वह 2 दिन स्कूल नहीं जा पाया था। अगले दिन बनारसी दास सर का पीरियड था। होमवर्क न करने पर वे ऐसी धुलाई कर देते थे कि पूरा सप्ताह सारा शरीर जो है ना वो दर्द से कराहता रहता था। वह रोहित के घर जा पहुंचा। रोहित, यार मुझे अपनी भौतिक विज्ञान की कॉपी दे दो, मैं भी होमवर्क कर लूं। मगर मैंने तो अभी तक होमवर्क किया ही नहीं। रोहित का जवाब था, यार दे दे, मैं रात को लौटा दूंगा। अंकित ने फिर अपनी बात दोहराई, भाई जब मैंने काम किया ही नहीं तो तुम मेरी नोटबुक लेकर करोगे क्या? सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे नोटबुक देना ही नहीं चाहते? अंकित की आवाज क्रोध से भरी हुई थी। तो ऐसा ही समझ लो, रोहित ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा। पिछली बार भी तो तुम नोटबुक मांगकर लेकर गए थे और आज तक नहीं लौटाई। अरे कहीं गुम हो गई थी यार, मैं क्या करता? तुमने तो बड़े आराम से कह दिया कि गुम हो गई, लेकिन सर से मार तो मुझे ही खाने पड़ी थी ना। ठीक है बच्चे, तुझे भी मजा न चखाया ना, तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। अपनी अकड़ दिखाते हुए अंकित चला गया। और जैसे ही अंकित को आशंका थी वैसा ही हुआ। काम न करने की वजह से सर ने उसकी अच्छी धुनाई की। अंकित का कोई भी बहाना न चल पाया था, लेकिन दूसरे दिन उसने रोहित से बदला ले ही लिया। फिजिक्स का पीरियड आधी छुट्टी के बाद आता था। आधी छुट्टी के समय सारे बच्चे बाहर मैदान में खेलने चले गए थे, तो अंकित ने कक्षा में आकर रोहित के बस्ते में से हिसाब और फिजिक्स की दोनों कॉपियां निकालकर बाहर ले गया और उन्हें फाड़कर कूड़े के ढेर में डाल दी। और बेचारे रोहित की खूब पिटाई हुई। यद्यपि रोहित को पूरा यकीन था कि यह अंकित की ही करतूत है, तो भी उसने सर से उसकी शिकायत नहीं की। हाँ, छुट्टी होने पर अंकित से इतना अवश्य कहा था उसने, तुमने सर से मेरी पिटाई करवाई तो करवा दी, अब मेरी कॉपियां तो लौटा दे यार। क्या कहा? मैंने तुम्हारी कॉपियां चुराई है? मुझे चोर कहते हो? क्रोध से तिलमिलाते हुए बोला था अंकित। मेरा झूठा नाम लिया तो ऐसा सबक सिखाऊंगा बच्चे कि नानी याद आ जाएगी। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो अंकित? रोहित का स्वर भर्राया हुआ था। मेरे माँ बाप निर्धन हैं, मैं नई कॉपियां कहां से खरीदूंगा? तो भीख मांग लेना, दशहरे का त्योहार निकट आ रहा है, अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, कहकर सीटी बजाता हुआ अंकित वहां से चला गया। और उस दिन के बाद रोहित को बात बात पर नीचा दिखाना अंकित की आदत बन गई थी। उन दिनों 6 माही परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा भवन में रोहित की सीट अंकित के पास ही थी। हिसाब का पेपर काफी कठिन लग रहा था अंकित को, और कभी मन लगाकर पढ़ा होता तब ना। उसने पीछे से 1-2 बार रोहित की पीठ में पेन चुभाया, लेकिन रोहित टस से मस न हुआ। कुछ पल अंकित ने फिर वैसा ही किया, लेकिन रोहित थोड़ा सा हिलकर फिर उसी प्रकार अपना पेपर हल करने लगा। अंकित का धैर्य जवाब दिए जा रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर रोहित को हल्का सा हिलाया। 3रा प्रश्न दिखा दे यार। लेकिन रोहित अपना पेपर हल करने में मगन था। इस बार अंकित ने उसे थोड़ा जोर से झंझोड़ा तो अनायासी निरीक्षक की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत आकर 2-3 झापड़ अंकित को रसीद कर दिए। नकल करना चाहता है कक्षा में, और बार तो तुम हीरो बनता है, थोड़ा पढ़ लिख लेता तो आज ऐसी हालत क्यों होती? अंकित तो जैसे तिलमिला उठा था इस अपमान से। अरे पूरे स्कूल में उसका रौब है, और आज इस रोहित के बच्चे के कारण उसे इस कदर जलील होना पड़ा है। यह भी हो सकता है कि वह निरीक्षक से ही उलझ पड़ता, लेकिन उसका
पहलवानों जैसा डील डोल देकर वह मन ही मन बौखला कर रह गया था। परीक्षा समाप्त होने पर स्कूल से बाहर निकलते उसने अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ रोहित को घेर लिया। क्यों बे, तूने स्कूल में रहना है कि नहीं? 2-4 प्रश्न नकल करवा देता तो तेरा क्या चला जाता, जान निकल जाती। और कुछ पल बाद वह तथा उसकी चंडाल चौकड़ी रोहित से गाली गलौज करके तथा 1-2 थप्पड़ लगाकर चली गई थी। इतना कुछ होने के बाद रोहित ने स्कूल में किसी से भी उसकी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि अंकित जैसे ही अमीर बाप के बेटे के विरुद्ध मैं कोई शिकायत करूंगा तो कौन ध्यान देगा। अंकित की आंखों के सामने सभी दृश्य एक चलचित्र की तरह घूमने लगे थे। यद्यपि रोहित हमेशा अंकित से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी अंकित हर पल मौके की तलाश में रहता था कि कब रोहित को डरा धमका सके और जलील कर सके। यदा कदा ऐसे अवसर उसे मिल जाते तो वह चूकता नहीं था। और उस दिन अंकित अपना बटुआ घर भूल गया था। आधी छुट्टी के समय उसे चटकोरी चीजें खाने की आदत थी। शायद वह दिन उसके लिए मनहूस दिन था। इधर उसे खाने पीने की तलब सता रही थी और उधर कोई जान पहचान वाला विद्यार्थी भी नहीं मिल रहा था। 1-2 विद्यार्थी उसे कैंटीन के निकट खड़े देखकर इधर उधर झांकते हुए कन्नी काट गए और कैंटीन वाले पर उसका रोब चलता न था। अंकित जैसे न जाने कितने विद्यार्थियों से आज तक उसका पाला पड़ चुका होगा, वह तो रत्ती पर भी अंकित की परवाह न करता। उसका तो पक्का नियम था कि उधार में कोई चीज नहीं देनी, नगद पैसे निकालो और माल खाओ। तभी अंकित की नजर पास से गुजर रहे रोहित पर पड़ी। रोहित कन्नी काटकर निकलने लगा तो उसने झट से उसे पुकार लिया, अरे ओ रोहित, इधर आ। रोहित की चाल धीमी हो गई। तब तक अंकित उसके पास जा पहुंचा। अबे सुनता नहीं, मैं तुझे बुला रहा हूं। अंकित ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, बह रहा है क्या? रोहित मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रश्नात्मक दृष्टि से उसने अंकित की ओर देखा। यूं बिटर बिटर नजर बट्टू की तरह मेरी ओर क्या देख रहा है? अंकित की आवाज में रोब था। कैंटीन से मेरे लिए समोसों की प्लेट और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जा। मैं क्यों लाऊं? तो क्या तेरा बाप लाएगा? अरे तुम्हें तो बात करने की तमीज नहीं है यार। लेकिन रोहित की बात पूरी होने से पहले ही अंकित ने उसे 2 घुंसे जड़ दिए। रोहित तो अवाक रह गया इस प्रकार के व्यवहार से। यह तो सरासर गुंडा करती है। उसका अहम शायद यह अपमान सहन नहीं कर पाया, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे पीटीआई सर पर पड़ी। वह तुरंत उनके पास जा पहुंचा और उनसे अंकित की शिकायत कर दी। सर ने तभी 2 लड़कों को भेजकर अंकित को अपने पास बुला लिया। क्यों बे, अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है क्या? नहीं तो सर, मुझसे भूल हो गई सर। अंकित हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। उसे मारा तूने? जी सर। क्या कहा? तूने मारा इसे? अवाक रह गए थे सर उसका उत्तर सुनकर। हाँ सर, अंकित ने मुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मगर सर आप यह भी तो पूछिएगा कि क्यों मारा। हाँ तो लगते हाथ यह भी बता दे बच्चू। सर मैं तो ग्राउंड से भागा आ रहा था और बरामदे के मोड़ पर अचानक इससे टकरा गया और मैंने तुरंत माफी भी मांग ली, लेकिन सर यह तो मुझे गालियां निकालने लगा, तो फिर मैं क्या करता? जड़ दी एक तो। क्यों बे, स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो या गालियां निकालने? पीटीआई सर ने रोहित का कान मरोड़ते हुए कहा। नहीं सर मैंने तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सर ने अपना निर्णय सुना दिया था। लगा इसके 2 चांटे। पहले गालियां निकालता है और फिर शिकायत करता है। और एक बार फिर पिट गया बेचारा रोहित।
उसे क्या मालूम था कि पीटीआई सर अंकित के पापा के घनिष्ठ मित्र हैं। न जाने क्यों आज बार बार ये घटनाएं अंकित की आंखों के सामने से गुजरने लगी हैं। प्रिंसिपल सर के कल के भाषण ने तो जैसे उसे सोचने पर विवश कर दिया। कल सर ने कहा था, प्यारे बच्चों, परसों को हम नए वर्ष का अभिनंदन करेंगे, लेकिन मात्र ग्रीटिंग कार्ड या तोहफों के आदान प्रदान ही नए वर्ष का मकसद नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष में हमने बहुत सी भूलें की हैं और जरूर की होंगी। अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए किस किस का मन दुखाया होगा। अपने मामूली से हित के लिए दूसरों का अहित किया होगा। इन सब का हमें स्वयं ही विश्लेषण करना होगा। जो कुछ भी हमने किया था वह कहां तक उचित था। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने भीतर झांकिए, संकल्प कीजिए कि नए वर्ष में उचित राह पर चलेंगे। हो सके तो भलाई का कार्य करें, लेकिन अगर भलाई का कार्य न भी कर पाए तो भी बुराई से अवश्य दूर रहें। न जाने इन शब्दों में ऐसा क्या आकर्षण था कि अंकित भी सोचने पर विवश हो गया था। क्या रोहित के प्रति उसका व्यवहार उचित था? रोहित को सताकर आखिर उसे क्या मिला? पल भर की खुशी या फिर दोस्तों में उसकी दादागिरी? लेकिन उसे कभी भी यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि रोहित के मन पर क्या गुजरती होगी? वह भी तो उसकी तरह ही एक विद्यार्थी है, वह भी तो एक इंसान है। क्या हुआ अगर उसके परिवार वाले धनवान नहीं हैं? तो क्या आज तक वह इतने घटिया काम करके औरों को दुख दे रहा है? अंकित को अपने व्यवहार पर जैसे ग्लानि सी अनुभव होने लगी, पर आज उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब वह एक अच्छा विद्यार्थी बनने का प्रयास करेगा और पढ़ाई में मन लगाएगा। और हाँ, कल को सबसे पहले रोहित को ही नव वर्ष की शुभकामनाएं देने जाएगा तथा अपनी भूलों के लिए उससे माफी मांगेगा। रोहित उसे माफ तो कर देगा ना? अंकित जैसे अपने आप से पूछ रहा था। तो भाई ये कहानी डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला लुधियाना से, और कहानी का नाम नया सवेरा। तो आपने ये कहानी सुनी और आप आखिर तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो साथी जुड़े रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम बोल दूं। अलका अग्रवाल जी जयपुर से, ये क्या हो गया देखो, है ना, ये अचानक गायब हो गया, ऐसे लगा जैसे, है ना। और नगेंद्र किराड़ू जी बीकानेर से, भाई किराड़ू जी को बहुत बहुत बधाई। और अभी क्योंकि राजस्थानी एकेडमी की जो घोषणा हुई थी उसमें उनकी किताब का भी नाम था। और सूर्याराम बिश्नोई, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूर्याराम जी। और हजारी राम जी ये बगानी, और अपने बोजा सर फलोदी से, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और फहीम अहमद साहब, क्या बात है, बहुत जोरदार कथाकार और कहानीकार फहीम अहमद, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दिनेश पुरोहित जी, हमारे बड़े भाई साहब, प्रणाम आपको, और आप पधारे हैं, बहुत बढ़िया लगा। और सिरसा से हरीश सेठी झिलमिल, और दिनेश पुरोहित जी जयपुर से, और कुमार अजय चूरू से, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। यशपाल शर्मा जी चित्तौड़गढ़ से, और हरीश सेठी झिलमिल सिरसा से, नीना सिंह सोलंकी, हिमांशी को भी बधाई दे रहे हैं, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आनंद विश्वास जी दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत। भैया आप पधारे, बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो, बहुत बढ़िया, खूब सारे कमेंट आए हैं। कुमार अजय जी चूरू से, फहीम अहमद साहब, और अलका अग्रवाल जी, नगेंद्र किराड़ू जी, सूर्याराम जी, और ये कई बार नाम ये ऐसा लगता है जैसे दोबारा आ रहे हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं बहुत सुंदर। और कवि पीयूष परिंदा, भाई क्या बात है, पीयूष परिंदा पधारे हैं आज, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सतीश चंद्र भगत जी कह रहे हैं
प्रणाम प्रणाम भैया, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नीना सिंह सोलंकी जी कह रहे हैं शिक्षाप्रद कहानी आदरणीय फकीरचंद शुक्ला जी को हार्दिक बधाई दे रही हैं। नीना सिंह सोलंकी और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली दरभंगा बिहार से आप भी फकीरचंद शुक्ला जी को इस बढ़िया कहानी के लिए बधाई दे रहे हैं। और कवि पीयूष परिंदा कह रहे हैं कि पथ जब अनुग्रहित रहेगा, अनुगामी बनेगा, बच्चों को वातावरण की अनुकूलता में प्रतियोगिता दिखेगी तो विकास के पथ पर संकल्प लेगा कि नव वर्ष मंगलमय हो। भी बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही साहित्यिक कमेंट किए है आपने परिंदा जी ने, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और आज जो बुधवार को जो कहानी का जो अपने एक नियम बना रखा है, संकल्प ले रखा है, वो चल रहा है, निभा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप सभी पधार रहे हैं और आप सबके पधारने से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। तो दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार।